बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपकी स्क्रीन पे सवाल नज़र आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? ये मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है और ये आपके मई-जून पेपर 21 पे 2020 पेपर 21 में आया, ठीक है ना? मई-जून 2020 पेपर 21 में ये सवाल आया और इसने बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। 1 मिनट वेट कर लें बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कह रहा था इस सवाल में इसने बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएँ। क्या बनाएँ? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएँ। तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें? ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा हमारे पास 3120, ये मैंने यहाँ पे लिया, आप देख सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 3120 मैंने ये लिया। ठीक है, ये मैं क्यों लिया है? ताकि मैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मालूम कर सकूँ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मालूम कर सकूँ। सर उसके बाद अगला स्टेप क्या है? उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमने रॉ मटेरियल परचेज़ेज़ कितनी की है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हम ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। अगर पहला साल है तो वो निल हो जाएगा। ठीक है? तो ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई थी, मैंने लिखी। उसके बाद आएगा परचेज़ेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, वो ये रहा दिया हुआ है। परचेज़ेज़ रॉ मटेरियल कितना है? 46,500। नीचे आप सवाल को पढ़ लें, अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो वो भी करें। तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके हवाले से, तो मैंने ये भी लिख दिया परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड वो कितना आ रहा है? 46,500 मैंने लिख दिया। सर इसके बाद क्या होगा? मैंने आपको बताया था कभी-कभार कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल भी होता है और कभी-कभार कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल देने के बजाय वो कस्टम ड्यूटी लिख देगा या इम्पोर्ट ड्यूटी लिख देगा या फिर सी फ्रेट लिख देगा। इस तरीके से वर्ड भी देता है जो आपकी कैरेज का पार्ट सम टाइम बन रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ इसने इसमें नहीं लिखा हुआ। तो इसके बाद हम फिर क्या करते थे? अगर कोई परचेज़ रिटर्न हो तो माइनस करते थे, पर इस सवाल में परचेज़ रिटर्न भी नहीं है। ये फॉर्मेट बनाते वक़्त मैंने ये बात बताई थी कि सम टाइम परचेज़ रिटर्न भी नहीं होता और सम टाइम आपका कैरेज भी नहीं होता। तो जस्ट फिर हम क्या करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देते हैं। तो सर क्लोजिंग इन्वेंटरी कहाँ है? वो ये रही, रॉ मटेरियल की 3000। तो मैंने इसके साथ क्या किया है? अगर आप सवाल में चले जाएँ, जाके देख लें, मैंने क्या किया? इसको माइनस करवाया, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको क्या किया? माइनस करवाया, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है? अब जब इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, मुझे आप लोग बता सकते हैं कितना आ रहा है फाइनल आंसर? एनीवन? इसको माइनस करने के बाद कितना आंसर आएगा? आई होप कि ये आंसर आएगा 46620। ऐसे ही है? जी बेटा, 46620 यही आंसर आ रहा है? ये आ जाएगा 46620। ठीक है सर? इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कहेंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहेंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सर। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? इसके बाद बेटा क्या होता है, हम डायरेक्ट वेजेस देखते हैं, डायरेक्ट लेबर देखते हैं और अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो हम देखते हैं। तो हम सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल में अगर आप आगे आएँ, क्या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं? अब सुनिएगा, मैंने उस दिन आपको बात बताई थी, कभी-कभार वो डायरेक्ट वेजेस का वर्ड नहीं लिखता, वो डायरेक्ट लेबर का वर्ड नहीं लिखता। वो सम टाइम प्रोडक्शन वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का वर्ड नहीं लिखता, तो मैंने आपको बताया था सम टाइम मशीन जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो भी उसका पार्ट बन सकते हैं। तो हम एक बार ज़रा देख लेते हैं इसको। रेवेन्यू के बाद परचेज़ेज़ दिया है, फिर फिनिश गुड दिया है, फिर वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव लिखा हुआ है। वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है रॉयल्टी पेड इन टू द इन्वेंटर ऑफ प्रोडक्ट एज़, फिर फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस हैं, फिर फैक्ट्री फ्यूल है, फलान-फलान। तो क्या ख़्याल है, आप क्या समझते हैं, इसमें से कौन-सा है हमारे पास? जी गाइस, इसमें से कौन-सा हमारे पास जो है वो आपका डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बन सकता है? इसमें कौन-सी चीज़ आपकी डायरेक्ट वेजेस की पार्ट बन सकती है? जी गाइस। तो गाइस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपने वीडियो वगैरह देखी हो तो उसमें था कि जो ऑपरेटर वेजेस होते हैं आपके, मशीन ऑपरेटर वेजेस, वो सम टाइम आपके इससे रिलेट कर रहे होते हैं, डायरेक्ट वेजेस से रिलेट कर रहे होते हैं।
तो ये जो हमारे पास है ना वेजेस ऑपरेटिव 38,250 ये हमारा पार्ट बनेगा, लेकिन हम सवाल में देख लेते हैं नीचे कि क्या कोई एडजस्टमेंट है इसमें, कोई प्लस माइनस, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जाके एज इट इज़ वहाँ लिख देंगे। हम लिख देंगे फैक्ट्री ऑपरेटर वेजेस भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस का वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो हम जाके लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस हमारे पास कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 38,250 38,250 मैंने यहाँ लिख दिए। सर इसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और इसमें मैंने एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें बताई थी, रॉयल्टी भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दी थी कि रॉयल्टी भी आ सकती है या किसी और से हमने सर्विसेज ली हो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का वर्ड होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का वर्ड नहीं देता, तो जैसे रॉयल्टी दी हुई, तो रॉयल्टी होती ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये आप इसको पार्ट बना सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ रॉयल्टीज पेड टू द इन्वेंटर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, वो आ रहा है 7690। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? रॉयल्टीज आ जाएगा। रॉयल्टी के अलावा भी हो सकती हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो 7690 बेटा, इसका टोटल करें, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? टोटल कितना आ सकता है? 92560, ऐसा ही है। और इसके आगे इसको ये डिस्क्रिप्शन सही देनी चाहिए। ये हमारे पास क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट कहलाता है। डिस्क्रिप्शन प्रॉपर देनी है बेटा आपने, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर देनी है बेटा, ये ख्याल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होनी चाहिए सर। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? अच्छा जी, आप देख लीजिएगा आंसर सही है गलत है, मुझे बताते रहिएगा चैट में बेटा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ 92560, क्या ये सही है गलत है? स्नेहा बेटा, हफ्सा बेटा, आप लोग मुझे बताते रहिएगा। अच्छा आगे चलते हैं सर, ये प्लस ही करने होते हैं ये सारे खर्चे जो हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और प्यार से हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। फैक्ट्री से मुराद प्रोडक्शन, ओवरहेड से मुराद इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ हम वो वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से हो, ऑफिस से नहीं हो, सेल करने से नहीं हो। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, हर चीज नहीं आएगी। ठीक है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, और इसको आपका अल्लाह भला करे प्रोडक्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, जो हम यहाँ लिखेंगे बेटा। तो यहाँ कौन सी आएगी, अब जरा देख लेते हैं। पहले हम हाईलाइट कर देते हैं सर कौन कौन सी यहाँ आनी चाहिए, कौन कौन सी यहाँ आनी चाहिए। तो फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस आएगा, यस सर आएगा। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर आएगा, यस सर आएगा, क्योंकि फैक्ट्री का वर्ड दे दिया है, मतलब इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है। रेंट एंड इंश्योरेंस कुछ कह नहीं सकते, रेंट एंड इंश्योरेंस है। फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट है, यस सर, इसकी क्या आएगी? डेप्रिसिएशन आएगी बेटा। फिर प्रोविजन, अच्छा ठीक है। उसके अलावा रेंट एंड इंश्योरेंस से नीचे जरा पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट, फैक्ट्री मशीनरी पे डेप्सन लगेगी 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नो इशू, कर लेंगे सर। फिर रेंट एंड इंश्योरेंस को उसने बांटने को बोला है कि ये जो रेंट है हमारे पास, ये स्प्लिट होगा इक्वली, इक्वली। ठीक है, तो हम जरा देख लेते हैं, हमारे पास रेंट एंड इंश्योरेंस कितना है बेटा? 28,000 है। इसका जो 14,000 होगा, अगर इसका आधा करते हैं, उसका ताल्लुक है फैक्ट्री के साथ, और बाकी जो 14,000 है, उसका ताल्लुक किससे है? ऑफिस से। ऑफिस से मुराद मतलब वो आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जहां हम नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सर एनुअल सैलरी और सुपरवाइजर की कितनी दी है? 28,500। हम ये साल का ही बना रहे हैं, ये अकाउंट हम साल का ही बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता, मतलब ज्यादा हम साल का ही बना रहे होते हैं, तो आपने पूरी सैलरी लिख देनी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा एनुअल सैलरी दी हुई है, ठीक है, हम लिख देंगे। और उसके अलावा क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है बेटा। तो हम सवाल को जरा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सर, हम अब क्या लिखेंगे? तो आपने शुरू शुरू में देखा होगा, शुरू शुरू में आप आइटम नंबर जो फिफ्थ आ रहा है, वो जो आ रहा है आपके पास, जो रेड कलर से मैंने मार्क आउट किया है, फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस, हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस। फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 4,500। आप जाके देख लें यही हैं या गलत हैं। 4,500। फिर फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, वो है 53। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर
सर वो कितना है हमारे पास 5325 हमने लिख दिया सर। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस है सर। रेंट एंड इंश्योरेंस बांटना है बेटा, 28,000 नहीं लिखेंगे, इसका आधा लिखेंगे। कोशिश क्या करें वर्किंग जरूर शो किया करें, क्योंकि वो आप आंसर दे रहे होते हैं, पेपर में जगह होती है आंसर देने की, तो आप वर्किंग जरूर दिखाया करें। लाइक इसका हम कितना लेंगे 28,000 का, हम आधा लेंगे, 50% लेंगे, तो इसकी वर्किंग दिखाया करें। ये अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, और समटाइम अगर फाइनल आंसर गलत होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ 28,000 टू 50%, ये चीजें किया करें, इससे फायदा होगा सर। उसके अलावा सर डेप्रिसिएशन आएगी सर, और शॉर्टकट अवॉइड कीजिएगा, शॉर्टकट अवॉइड कीजिएगा। मैंने रॉ मटेरियल की जगह आरएफ लिख दिया होगा, आप ऐसा नहीं करना बेटा। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी सर कैसे लगानी है देख लेते हैं। तो वो कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और 20% है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, कॉस्ट चाहिए होगी और अल्लाह भला करे आपको डेप्सन चाहिए होगी। तो हम ले लेते हैं सर, दोनों ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 60,000, एक कॉस्ट कितनी है 60,000 है, हम ले लेते हैं 60,000, माइनस डेप्सन कितनी आ रही है 21,600, 21,600, इसको मल्टीप्लाई कर दें 25% से। सो 25% से क्यों कर रहे हैं देख लें आप, ओ सॉरी 20% है, सॉरी 20% है, तो हम लिख लेते हैं 20%। बताएं बेटा कितना आंसर आया, गाइस बी क्विक, कितना आंसर आया। जी बेटा आंसर कितना है मुझे जल्दी से बताएं। 60,000 माइनस 21,600 मल्टीप्लाई बाय 20%, इसका आंसर कितना है, बी क्विक गाइस। जी बेटा आंसर बताएं कितना आया। 7680, 7680, 7680, और इन सब का टोटल करें कितना आया, इन सब का टोटल करें बताएं कितना आया। 4,500 प्लस 28,500 प्लस 5325 प्लस 14,000 प्लस 7680, इन सब का टोटल करें कितना है। ये आ गया बेटा 6,6,005, 6,005, इसमें 92,560 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 152,152,565। सर इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद हम वर्क इन प्रोग्रेस लेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कभी कभार हमारा पहला साल होता है तो ये नहीं आ रहा होगा पेपर में आपके पास, ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट करके लिख लेता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो कभी कभार पहला साल होता है ये नहीं आ रहा होता, लेकिन इसमें पहला साल नहीं है बल्कि इसके पास ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें 5,400, 5,400, तो मैं लिख दूंगा 5,400। और इसमें से हम क्या करते हैं सर, इसमें से हम क्लोजिंग माइनस करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। आप इसकी जगह इन्वेंट्री की जगह क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप इससे भी जान। तो वो कितनी आ रही है हमारे पास बेटा, वो आप सवाल में जाके देख लें, वो कितना है हमारे पास, अल्लाह भला करे आपके पास 5590 आ रहा है, 5590 आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं 5590 आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, तो नेट बताएं कितना है, कितना है नेट बताएं, एक प्लस में है एक माइनस में है, नेट कितना है बेटा।
आई थिंक सो 190 आएगा माइनस में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 190 माइनस में आएगा, ऐसे ही है। जी गाइस, और इसका टोटल भी कर लें, टोटल कितना आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई ये बता दें मुझे। 152,565 माइनस 190, 152,565 माइनस 190। जल्दी से बताएं बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप लोग एक्टिव रहें। जी गाइस, आंसर क्या है कंफर्म करें। 152,375, 152,375 ये हमारे पास। बेटा थोड़ा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक तो स्पीड दें, जल्दी से कैलकुलेटर अपने हाथ में रखा करें, स्पीड से काम किया करें तो फायदा होगा, और क्लास में जल्दी जल्दी सवाल करा सकूंगा। मैं खुद करवा दूंगा, फिर तो इससे अच्छा मैं रिकॉर्डेड क्लास लूंगा, तो वो फिर इससे बेहतर है मैं रिकॉर्डेड क्लास लूँ। तो लाइव क्लास लेने का मतलब ये होता है कि आप लोग एक्टिव रहा करें, आप लोग एक्टिव रहा करें, बाकायदा प्रिपेयर्ड हो आया करें मतलब। तो गाइज अब देखें, ये हमारे पास आ गया 152,375, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट था, ये इसने नीचे बताया हुआ था। आपको पेपर में इस तरह जगह दी हुई होगी सारी की सारी, और अच्छी खासी जगह दी हुई होती है। ये 10 मार्क्स का था, ये आप लोगों ने कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई इशू हो तो बताएं मुझे, इस पूरे के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर बोल दें ताकि मैं आगे जाऊं। बी क्विक गाइस। ओके, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं सर। इससे जो अगला पार्ट था ना, उसमें इसने ये कहा था कि रेवेन्यू बताओ मुझे, वो ट्रेडिंग सेक्शन बनाओ। सर ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है, जीपी तक। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करके बताओ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ फिनिश गुड आएगा। क्या आएगा बेटा, फिनिश गुड आएगा। तो ये मैं जरा यहाँ आपको ऊपर करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। ट्रेडिंग सेक्शन भी आपको बना के दिखाता हूँ कैसे होगा। तो उसके बनाने का तरीका ये है कि आप क्या कर लें, दो कॉलम बनाने से, आप क्या कर लें, दो कॉलम बनाने, ठीक है, दो कॉलम बनाने, ठीक है। आप सबसे पहले लिखें रेवेन्यू, आप सबसे पहले लिख लें रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारे पास, रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू लिखते हैं। तो रेवेन्यू सवाल में दिया हुआ है आपको, अल्लाह भला करे, 254,000, मैंने 254,000 लिख दिया। सर इसके बाद अगर कोई रेवेन्यू रिटर्न हो तो माइनस कीजिएगा, बट रेवेन्यू रिटर्न यहाँ सवाल में नहीं दिया हुआ। सर अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आएगा आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ये मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है इनकम स्टेटमेंट, ये फिनिश गुड के लिए बनता है। हम यहाँ वो माल लेते हैं जो हमें आगे बेचना होता है। तो फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री आती है ना, पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। तो यहाँ हम फिनिश गुड की लेंगे, वो कितनी है, 8220, 8220। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 8220। उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है ना, वो आएगी हमारे पास। जो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली है, या जो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया है, हम उसको यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, 152,375, 152,375। तो मैं लिख दूंगा 152,375। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कल मैंने बच्चों को बताया था, कभी कभार क्या होता है हमें बाहर से माल खरीदना पड़ता है, हमारे पास बड़े बड़े ऑर्डर आ जाते हैं तो हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। तो अगर हमें बाहर से माल खरीदना पड़ रहा है तो फिर वो परचेज जो हमने बाहर से की वो इसके अंदर आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे परचेजेस ऑफ फिनिश गुड। अगर हमने कोई परचेज ऑफ फिनिश गुड किया है, इस सवाल में है ये रहा 59,000, हम यहाँ लिख देंगे 59,000। अगर इस पे कोई कैरेज लगा है या इसमें से कोई रिटर्न हुआ तो वो भी माइनस करूंगा, वो माइनस करूंगा। अगर दिया है तो वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसने नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ भी,
ठीक है, हम फिर भी पूरा सवाल देख लेते हैं। आखिर में क्या आएगा हमारे पास, अगर कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो माइनस होगी फिनिश गुड की। बस फ़र्क ये है कि यहाँ 3 किस्म की इन्वेंटरीज़ होती हैं, तो जो फिनिश गुड है वो आपका पार्ट बनता है किसका? इनकम स्टेटमेंट का। तो ये कितना है? 7885, 7885, ये मैं यहाँ कर दूँगा माइनस। ठीक है, ये मैं यहाँ माइनस कर दूँगा। जो आंसर आएगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। तो मुझे बताएँ कितना आंसर आएगा? 8220, 15375, 59,000 और इसमें से माइनस कर दें 7885। मुझे बताएँ कितना आंसर आया हमारे पास? कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आई? जी गाइस, जल्दी बताइएगा मुझे बेटा। 8220, 1522375 प्लस 59,000 माइनस 7885। बी क्विक गाइस, कितना आंसर आया? बेटा इतना टाइम अगर पेपर में लगा हुआ है कैसे काम बनेगा मुझे बताएं। आपको मैंने पहले ही बोला है कि जो इतने महंगे मोबाइल फोन रखे हैं आपने, इस पे कैलकुलेटर मत किया, इस पे कैलकुलेटर मत यूज किया करें। सस्ता सा कोई कैलकुलेटर ले लें, 800 रुपए का, जिंदगी आसान हो जाएगी। बेटा मुझे लग रहा है आप लोग गलत कर रहे हैं। देखिए 8220, हाँ बेटा, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। नहीं, अभी भी गलत हो रहा है, अभी भी गलत हो रहा है। देखिए 8220 प्लस 152,375 प्लस 59,000 माइनस 7,885, माइनस 7,885। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 211,710 आ जाएगा। आप कंफर्म कर लीजिएगा क्या ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। 211,710 आ जाएगा। ये मेरी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मेरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो सामान मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना आएगा? ये है 254,000 माइनस 211,710। ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 4242,290। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई इशू बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बी क्विक गाइस, जल्दी बताया करें ताकि टाइम बचे, रिकॉर्डिंग है बेटा क्लास की। बेटा स्पीड से बताएं, अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर लूं। बेटा अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर दूं अपनी बात। इफ देयर इज एन इशू, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं आगे जाऊं। सर रिपीट प्लीज। ठीक है बेटा, देखिए कल मैंने ये बात बच्चों को बताई थी कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? रेवेन्यू से। तो मैंने रेवेन्यू लिखा 254,000, वो सवाल में ये रह दिया हुआ रेवेन्यू, ये रह दिया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैंने बच्चों को ये बात बताया था, ये बात बताई थी कि उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर रेवेन्यू रिटर्न हो तो माइनस करेंगे और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा? तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में 3 तरह की इन्वेंटरीज होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। तो यहाँ पर हम फिनिश गुड लेंगे, यहाँ पर हम वो चीज़ लेंगे जो हमें आगे बेचनी होती है। तो यहाँ पर हम फिनिश गुड लेंगे। तो फिनिश गुड की से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो यहाँ पर आएगी। तो पूरे साल में जो हमने फिनिश गुड बेचे थे उनकी कॉस्ट क्या थी, वो हमें फाइंड करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो जैसे पहले आप लोग काम करते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, हम सेम यहाँ पर भी ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड लेंगे, जो कि ये रहा दिया हुआ है हमें सवाल में 8220, मैंने यही लिया 8220। उसके बाद फिनिश गुड ज्यादातर हम खुद बनाते हैं, बाहर से नहीं खरीदते, खुद बनाते हैं। तो जो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखी है, अब वो वही लेंगे, वो ये रही 152,375, ये लेंगे, यही वाली हम लेते हैं हमेशा, वो मैंने लिखी है यहाँ पर। उसके बाद बेटा क्या होगा? उसके बाद बेटा अगर मैंने परचेजेस किए फिनिश गुड की तो आएगा, वैसे होता नहीं है। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, आपको सवाल में मिलेगा नहीं।
सवाल में मिलेगा नहीं। लेकिन अगर सवाल में दिया हो तो वो लिखना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है परचेज़ ऑफ फिनिश्ड गुड 59,000 मैंने लिख लिया। उसके बाद बेटा अगर इस परचेज़ ऑफ फिनिश्ड गुड के ऊपर कोई कैरेज लगा है तो वो भी लिखना होगा, लेकिन वो होता नहीं। जैसे परचेज़ ऑफ फिनिश्ड गुड बहुत का रेयर केस है। ज़्यादातर बिज़नेस खुद बनाता है सामान, बाहर से नहीं खरीदता। लेकिन अगर सवाल में दिया हो तो हमें लिखना पड़ेगा। तो सम टाइम इस पे कैरेज भी आ रहा होता है, लिखा होगा कैरेज ऑन फिनिश्ड गुड तो आपने लिखना होगा। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है ये रही 7885, तो मैंने लिख दी क्लोजिंग इन्वेंटरी 7885। ठीक है? तो ये देख लें आप ज़रा 8220152375 प्लस 59,000 माइनस 7885 7,885 ये माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 211,710 ये हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये माइनस करेंगे बेटा, ये जो है माइनस करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये माइनस करेंगे हम लोग किससे, इससे माइनस करेंगे आपका रेवेन्यू से। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने एक दूसरे से एडजस्ट करवाया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अल्लाह भला करे 42290। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? ये आसान सवाल बेटा करवा रहा हूँ, पेपर में इससे भी थोड़े से मुश्किल आएंगे, तो प्लीज बेटा मैं अगेन बोलूंगा लेवल हाई करें। आगे चलते हैं सर, इस सवाल को पूरा करते हैं, इसका आखिरी पार्ट सर। Complete the table by placing a tick in the correct column to indicate whether each of the following action would increase or decrease चीपू ग्रॉस मार्जिन। आप लोगों ने रिसेंटली ग्रॉस मार्जिन पढ़ा है, ठीक है ना? ग्रॉस मार्जिन याद है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो ये कह रहा है कि ये बताएं इनमें से कौन सा काम है जो इसकी ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाएगा। इन शॉर्ट एक चीज याद रखिएगा, कोई भी ऐसा काम जिससे हमारी सेलिंग प्राइस बढ़े, जिससे हमारी सेलिंग प्राइस बढ़े, उससे हमारा ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा। और कोई भी ऐसा काम जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो या हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो, कोई भी ऐसा काम जिससे मैं कोई चीज बाय करने जाता हूं तो उसकी कॉस्ट कम आए, उसकी कॉस्ट कम आए, तो उन सारी चीजों से क्या होगा, मेरा ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। तो अब जरा देखें, पहला ऑप्शन इंक्रीज वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। सर ये कहाँ आता है, मैन्युफैक्चरिंग में। ये हमारी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये हमारी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो मुझे बताएं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा हो रहा है तो हमारा ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। शाबाश बेटा, तो सही बता रहे हैं, हम टिक लगा देंगे। एग्जाम ने लिखा लिखे मत, आपके नाजुक हाथ हैं तो आप लोग खाली टिक लगाएं। ठीक है, एक टिक लगाएं, हम टिक लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये जरा बताएं। रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, देखें इसको जरा गौर समझिएगा। बाज दफा हम कोई चीज सेल करते हैं ना, तो एक चीज 100 की है, मैंने 10 यूनिट सेल किए तो मुझे कितने मिले, 1000 मिले। ठीक है ना, और से देखिएगा, एक चीज 100 की है, मैंने 10 यूनिट बेचे उसके तो मुझे कितने मिले, 1000 मिले। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई क्या नाम है अपना, मेरी सेल क्या हो, ज्यादा हो, लोग मेरे पास क्या हो, ज्यादा है। तो ज्यादा लोगों को रागिब करने के लिए मैंने क्या किया, ज्यादा लोगों को रागिब करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो सेलिंग प्राइस है ना 100, मैंने लोगों को ये बोला कि अगर आप मेरे पास आके बजाय एक चीज लेने के 10 लेंगे, बजाय एक यूनिट बाय करने के 10 बाय करेंगे, तो मैं आपको फर्दर पैसे छोड़ दूंगा, मतलब 10% और छोड़ दूंगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा आपके पास आके पहले एक चीज लेता था, आप उससे लेते थे 100 रुपीज, तो वो कितने देता था, 100 देता था। आपसे दो चीजें लेता था, आप उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से, वो कितने देता था, टोटल आपको 200 देता था। अब मुझे बताएं, जब एक बंदा आपसे आके 10 चीजें लेगा, 10 चीजें बाय करेगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप उसको 100 का फिर नहीं देंगे, आप उसको 100 का नहीं देंगे, आप उसको देंगे कितने का, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो मतलब 90 का उसको आप देंगे। तो लाजमी बात है आपको पैसे कितने मिलेंगे, 900 मिलेंगे। अगर आप 100 का इसको सेल करते तो आपको कितने मिलते, 1000 मिलते। इन शॉर्ट मेरा बताने का मतलब ये है कि जब हम डिस्काउंट, रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, क्या मतलब है,
मतलब ये कि पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा देता था। मतलब अगर कोई मेरी सेलिंग प्राइस अगर 100 बनती है, तो मैंने उसमें 10% छोड़ दी है। अब मैंने क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट कम कर दिया। अब मैं 10% नहीं छोड़ता, अब मैं 5% छोड़ता हूँ। अब मैं लोगों को बोलता हूँ आज के बाद सेलिंग प्राइस 90 नहीं होगी, बल्कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, 95 होगी। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस को कम कर देता है। गौर से सुनिएगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देता है, आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो उसको कम कर देता है। तो वो यहाँ क्या कह रहा है, रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, मतलब क्या, मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस में इजाफा हो जाएगा। पहले मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस कम थी, अब मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो मुझे बताएं, इंक्रीज होगा ग्रॉस मार्जिन या डिक्रीज होगा? वो सेल्स की बात नहीं कर रहा, जल्दी बताएं। मैंने आपको भी बता दिया कि अगर ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा होगा तो मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन मैं रिड्यूस कर रहा हूं, रिड्यूस करने से ये होगा, मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगी। और अभी मैंने बताया अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो इट मीन्स हमारा ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? तो आज की क्लास यहाँ तक के लिए। मैं अभी सवाल दूंगा, वो आपने करने होंगे बेटा। और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाया करें सवालों के हवाले से कि सर आपने सवाल नहीं दिए, क्योंकि बेटा टाइम रह गया है कम। और अकाउंट्स में आप लोग आराम से ए ले सकते हैं अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क किया। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि डू यू ऑल हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स? आपके पास, सबके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, शीट्स हैं। तो प्लीज हार्ड वर्क करें, प्लीज हार्ड वर्क करें।